लोग इसके पहले एनर्जी का जो क्लास हम लोगों ने कंप्लीट किया था, उसमें इन यांग के डिफरेंसेस इन डिटेल हम लोग पढ़े थे। पहले भी पढ़े थे, उसको जो है रिपीट किया गया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने लाइट सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने फंक्शंस पढ़ा था, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये थे। उसके बाद सारा सिस्टम हम लोग पढ़े थे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, होल्डिंग क्या है, रेजिंग क्या है, प्रोटेक्टिंग क्या है, वार्मिंग क्या है, कूलिंग क्या है, इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़े थे। और साथ ही साथ ये भी पढ़े थे कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो, अगर एनर्जी मतलब अपने मार्ग का, अपने रास्ते का उल्लंघन करती है, तो फिर क्या होता है, बॉडी में क्या चेंजेस आता है, उसको भी थोड़ा हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये जो एनर्जी जो है, जो हम लोगों ने उसके अंदर में जो इरेगुलरिटीज आ जाती है, जो इम्बैलेंस आ जाता है, तो कौन कौन सा होता है और उसमें क्या क्या होता है। जैसे पहले तो आप मान के चलिए कि एनर्जी जो है वो बैलेंस है। बैलेंस का मतलब है, आप अपने अगर कॉपी में एक लाइन पूरा का पूरा डाल दीजिए, एक लाइन स्ट्रेट में आप हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, तो बैलेंस का मतलब है कि नीचे से ऊपर तक उस लाइन तक जो टच कर रहा है उसको कहेंगे कि वो बैलेंस है। ठीक है ना। दो लाइन आप मान लीजिए, एक लाइन ए बी और एक सी डी, आप लाइन लीजिए, बीच में थोड़ा गैप कर दीजिए, तो जो पूरे को कवर कर लेता है, यानी आप यूं कहिए ए बी की लाइन और सी डी की लाइन को कवर कर लेता है, वो बैलेंस हो। अगर सी डी से स्टार्ट होता है और ए बी से थोड़ा नीचे रहता है, तो थोड़ा जब वो नीचे रहेगा तो इसका मतलब है वो डिफिशियंसी है। ठीक है ना। और अगर जो है वो और नीचे चला जाता है, जितना जाना चाहिए उससे भी नीचे चला जाता है, यानी डिफिशियंसी भी नीचे जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि सिंकिंग है, मतलब कम हो गया, सिंकिंग किया। और उसके बाद जो है, मतलब अगर इसको परसेंटेज बनाइए तो डिफिशियंसी 75% या 80%, 85% मान लीजिए डिफिशियंसी, इसको मान लीजिए 75%। और उसके बाद और अगर कम हो गया तब जो है वो कोलैप्स कहलाएगा, कोलैप्स करते हैं, यानी बिलो 50% अगर आ गया नीचे तो कोलैप्स कहलाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो है, अब अगर एनर्जी है और एनर्जी को रुक रुक कर बहना पड़ता है, मतलब जितनी एनर्जी है और थोड़ी एनर्जी उसको रोक रही है, इनर्शिया पैदा हो रही है, तो जहां तक उसको पहुंचना चाहिए वहां उस टाइमिंग में वो नहीं पहुंच पाए। मतलब कहने का मतलब ए बी और सी डी का जो गैप है उसको पूरा जितना समय में करना चाहिए एनर्जी नहीं कर सकते, तो हम इसको स्टैग्नेशन कहेंगे। इट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन, रुकावट पैदा हो रही है। अब उसके बाद जो है, जब रुकावट पैदा होगी तो एनर्जी में डिस्टरबेंस होगा, उसका जब नॉर्मल फ्लो रुकेगा तब वो डिस्टर्ब होगा। जैसे आप अगर किसी सड़क पे जा रहे हैं और आगे एक दीवार बनी हुई है,
कि आगे जो है बहुत बड़ी खुदाई हो गई, आप नहीं जा सकते हैं, तो गाड़ी को पीछे करके आप देखते हैं कि एक्चुअली किधर जाएं, किधर से रास्ता बनाया हुआ है, तो डाइवर्जन कहलाता है। डाइवर्जन में आप रास्ता को हटा देते हैं, या आगे से अगर उस सेम वे में नहीं बना हुआ है तो पीछे जाकर करके फिर कोई रास्ता, तो वो मार्ग का उल्लंघन हो जाता है। तो मार्ग का जो उल्लंघन होता है उसको कॉन्ट्रावेक्शन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि शुरू तो होता है सी और डी से, और ए बी तक पहुंचने के बजाय ए बी को थोड़ा क्रॉस कर देता है। तो ए बी को भी अगर वो क्रॉस कर देता है तो उसको हम कहते हैं एक्सेस कंडीशंस, वो एक्सेस कंडीशन। और उसके बाद अगर वो ए बी को और ज्यादा क्रॉस कर देता है तब हम उसको एक्सेसिवली रेज्ड कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर होता है तो उसको रेज्ड कहते हैं, और जब वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो उसको एक्सेसिवली रेज्ड। तो हमारे पास एनर्जी का क्या रूप आ गया, एक तो बैलेंस्ड, यानी ए और सी के बीच का गैप से आगे नहीं, थोड़ा छोटा है, नीचे है, तो उसको हम कहेंगे डेफिशिएंट। उससे थोड़ा छोटा है तो सिंक, उससे छोटा है तो उसको हम कहेंगे कोलैप्स। लेकिन अगर वो उसके अंदर में जो है वो है, एनर्जी बह रही है, लेकिन वहां तक पहुंचने में उसको टाइमिंग लगे तो उसको स्टैग्नेट। उसके बाद स्टैग्नेशन से क्या होगा, एनर्जी में एक डाइवर्सन आ जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रावेक्शन। एनर्जी नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रही है, नीचे जाने के बजाय जिस फोर्स से जा रही है वो फोर्स कम हो गया, बहुत कम हो गया, बाद में वो पलटी खा गई। पलटी खाना मतलब हो गया नीचे जा रही है तो ऊपर, ऊपर जा रही है तो नीचे। उसके बाद क्या होगा, एक कंडीशन ऐसा भी होता है कि एनर्जी बड़ी रेज हो जाती है, उड़ जाती है ऊपर की ओर, तो आपका एबी का लाइन थोड़ा क्रॉस हो गया, तो रेजिंग कहते हैं। आपने अभी तक पढ़ा था ना, बैलेंस्ड, डिफेंसिव मतलब डिफिशिएंट, उसके बाद आपको सिंक, कोलैप्स, सबजुगेशन, कॉन्ट्रावेक्शन, उसके बाद रेजिंग। एक गुण है एनर्जी का, रेज करना, तो वो रेजिंग है। और बहुत ज्यादा अगर रेज करने की जरूरत पड़े तो एक्सेसिवली रेज कर वो एनर्जी ऊपर की ओर चली। तो इस तरीके से आपके ये एनर्जी का टाइम, आपको थोड़ा डायग्राम बना लीजिएगा तो आपको और समझ में आए, या बना लिए होंगे आप। अब देखिए, एक चीज याद रखना है, ये थंब रूल है। ये थंब रूल है कि लीवर की इज नेवर डिफिशिएंट। लीवर का की जो है वो कभी डिफिशिएंट नहीं होता है। लीवर की इज नेवर डिफिशिएंट। इस फॉर्मूला को या बाकी और सब डिफिशिएंट होगा, लेकिन लीवर नहीं होता है। तो डिफिशियंसी जो है, डिफिशियंसी ऑफ की में राइज इन और ऑर्गन कौन है, लंग्स, उसमें डिफिशिएंट हो जाएगा, स्प्लीन में डिफिशिएंट हो जाएगा, हार्ट में डिफिशिएंट हो जाएगा, किडनी में डिफिशिएंट हो जाएगा, और पेरिकार्डियम में डिफिशिएंट, लेकिन लीवर में डिफिशिएंट नहीं होता। इसलिए जब भी हम चर्चा करेंगे डिफिशियंसी ऑफ की, तो डिफिशियंसी ऑफ की जो है वो लीवर में नहीं हो, बाकी रेस्ट जो 5 ऑर्गन है, इन ऑर्गन, उसमें डिफिशियंसी हो जाए। इसको फॉर्मूला को दिमाग में रखना है। अब आपको एक चीज याद रखना है, हम पहले भी बताए हैं, हम बार बार इसलिए बताते हैं कि ये सब थंब रूल है, और ये सब को दिमाग में रखने से क्या होता है कि कोई चीज का पैटर्न बनाने में सहूलियत होती है। अब जैसे लंग्स क्या करता है, एनर्जी को गवर्न करता है। लंग्स जो है वो एनर्जी को गवर्न करता है। तो एनर्जी को गवर्न करता है, एक फॉर्मूला हो गया
आप ये भी जानते हैं लंग्स इज ए वाइटल पॉइंट ऑफ ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उसमें नाक की होता है नोज, उसके नेयर्स होते हैं, नेजल चेम्बर्स होते हैं, नेजल नेजोफेरिंग्स होते हैं, ओरोफेरिंग्स होते हैं, लैरिंजियल फेरिंग्स होते हैं, लैरिंग्स होते हैं। बाद में चल करके नीचे जो है वो ट्रेकिया होता है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और लंग्स। ये तो इतना रिस्पायरेटरी सिस्टम है, लेकिन लास्ट जो वाइटल रोल करता है वो है आपका लंग्स, क्योंकि वहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिस प्लेस में टेक्स प्लेस होता है, ये पाथ ऑफ रिस्पिरेशन है, राइट फ्रॉम नेयर टू लंग्स। ये पाथ ऑफ रिस्पिरेशन है, एक्सचेंज जहां होने की पॉसिबिलिटीज बनाई जाती है, लेकिन प्लेस जहां है वो है आपको लंग्स। तो लंग्स में क्या हो गया कि लंग्स गवर्न करता है कि नेचुरल है, अगर मान लीजिए अगर उसके अंदर में कोई इन्फेक्शन है तो लंग्स जितना आप जब इनहेल करते हैं तो जितना मैक्सिमम एयर वो ले पाएगा, अगर नहीं ले पाएगा तो आप समझिए कि कमजोर होना चालू हो जाएगी। और अगर मैक्सिमम जितना उसका बैलेंस है उतना दूर तक अगर वो एनर्जी लेती है तो आपके बॉडी को फिर वाइटल एनर्जी की कमी नहीं हो, सारे ऑर्गन को एनर्जी मिल जाएगी, सारा ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन करेगा, तो आपके अंदर में आपका इन और आपका यांग दोनों बैलेंस। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो मान लीजिए कि अगर किसी वजह से लंग्स जो गवर्न करता है कि कोई अगर डेफिशिएंट होगा तो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा तो दिमाग में क्या लक्षण हो सकता है, श्वास से रिलेटेड है, मतलब श्वास को प्रॉपर ये नहीं ले पाएगी, उसको हम कहेंगे ब्रीदिंग ट्रबल हो जाएगा, डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग हो जाएगा, ब्रीथलेसनेस हो जाएगा। ठीक है, नाम आप जो भी टर्म का इस्तेमाल कीजिए। और क्या होगा, लंग्स जो है वो कनेक्टेड है वॉइस से, आवाज से। अगर लंग्स की ऊर्जा कमजोर हो जाएगी क्योंकि ये की को गवर्न करता है, अगर वो कमजोर हो गई तो आपका वॉइस कमजोर हो जाएगा, तो आप बहुत तेज बोलने वाले हैं, जो भी आपकी अपनी बैलेंस कैपेबिलिटी है, बोलने की ताकत है, स्ट्रेंथ है, उससे कम हो जाएगी। और एक चीज इसमें होगा, जैसे ही आपकी वॉइस कम होगी आपको बोलने की इच्छा नहीं होगी। आप बहुत बोलने वाले हैं, मिस्टर एक्स बहुत बात करते हैं, लेकिन डिसलाइक जैसे ही एनर्जी कम होगी लंग्स में, वो बोलना जो है वो कम हो जाएगा, वो उसको पसंद नहीं करेंगे, डिसलाइक जो है वो करेंगे स्पीक। देखिए ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब वॉइस कमजोर हो जाएगा तो नेचुरली देखो ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, और ताकत लगाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, ऊर्जा जो है बैलेंस नहीं है लंग्स में, बोलने का मन ही नहीं करेगा। अच्छा, बोलने का मतलब क्या, ये जो डायरेक्शन आता है, यू गिव रिप्लाई, तो ये रिप्लाई ब्रेन देता है, तो ब्रेन डायरेक्शन ही नहीं देगा तो उसको भी एनर्जी जो है वो मिलनी चाहिए, तो प्रॉपर एनर्जी का जो होगा वो नहीं होगा, तो बोलने की इच्छा नहीं होगी। और कनेक्ट कीजिए आप इसको, जब एनर्जी कम हो जाएगी तो आपके बॉडी में क्या आएगा, ऑर्गन कमजोर होंगे, उनका फंक्शन कमजोर होगा, यानी एनर्जी कम बनेगी। फॉर्मूला कई बार हमने डिस्कस किया, हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है जो डाइजेशन के बाद बनता है, वो ग्लूकोज से ही एनर्जी बनती है, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट खाते समय और जब बच जाता है तो ग्लूकोज बनता है, तो उसका वो जब ऑक्सीडाइज होता है, टूटता है ऑक्सीजन से, तब एनर्जी बनती है। तो एनर्जी नहीं बनेगी तो बाकी सारे ऑर्गन को एनर्जी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो क्या होगा, थकान हो जाएगी। इसलिए लंग्स का पेशेंट जब डिफिशिएंट होगा तो कहेगा कि थकान।
मतलब अगर आप उसे मिलने जाइएगा तो लेटा हुआ नहीं, या थोड़ा अजीब सा सुस्ती ऐसा नहीं, आप कहिएगा भी कुछ कमजोरी फील कर रहे हैं, कहेगा यस आई एम टायर्ड। ये भी मामला जो है वो आ सकता है। दूसरा क्या है, आप आप इसमें कीजिए, आप कह सकते हैं मूवमेंट पसंद नहीं करेंगे, बोलना नेचुरल है। जब आदमी थका थका रहता है तो मन करता है करवट बदलने और लेट देना, तो डिसलाइक करेगा बोलना, आवाज बहुत धीमे होगी। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए कभी याद करने की कोशिश मत कीजिए, इसको इंटरकनेक्ट कीजिए किसी एक चीज से। उसके बाद देखिए और क्या हो सकता है। जब लंग्स जो है दो चीजों को नीचे भेजता है, एक है एनर्जी और दूसरा है बॉडी फ्लूइड। अब ये दोनों चीज को नीचे भेजने में कामयाब नहीं है, क्योंकि कमजोरी है इसमें लंग्स में। तो जब कमजोरी है लंग्स में तो दो चीज नहीं भेजेगा। एनर्जी जब नीचे नहीं जाएगी तो जो गड़बड़ी कमजोरी आएगी वो ऑर्गन में तो आएगी ही आएगी, और लंग्स में क्या होगा, कफ जमा हो जाएगा। हम उस दिन भी बताए थे कि अगर उसका बॉडी फ्लूइड नीचे नहीं जाएगा तो कफ हो जाएगा। लंग्स जो है वो कफ बनाने में मदद करता है। सबसे ज्यादा कौन मदद करता है, स्प्लीन। स्प्लीन का इन और स्प्लीन का यांग। 15% इन मदद करता है और 50% यांग मदद करता है। 50 नहीं, 60 75 हो जाता है, 15 75, बाकी बचा 25। तो 10 है लंग्स और 15 है किडनी, 15 है ये लंग्स और 10 है किडनी। तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है, तो 15 लंग्स जो है वो कम बना ले। फिर आपको जो है गले में इरिटेशन होने लगेगा, क्योंकि कफ जब जमा होगा तो क्या करेगा आपको, तो क्या होगा, तब गले में इरिटेट करेगा, क्योंकि उसमें कफ में गर्मी होती है। अब गर्मी का जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है वो है इरिटेट करना, और ये इरिटेशन गले में होगा। और इरिटेशन से क्या होगा कि जो हवा आ रही है जा रही है विंड पाइप में यानी ट्रेकिया में, और ये जो रिस्पिरेटरी पाथ है उसमें क्या होगा, इरिटेशन पैदा होगा। इरिटेशन पैदा होगा तो उससे कफ निकलेगा। अगर बहुत ज्यादा कफ निकल रहा है आप उसको डिफिशिएंसी समझ। अगर मान लीजिए वो न्यूमोथोरैक्स टर्म नहीं सुने होंगे, हवा भी जमा होती है लेकिन वो क्रॉनिक बेसिस, तो क्या होता है कि स्नीजिंग होता है, आदमी छींकता है, ये भी डिफिशियंसी का गुण है। रनिंग नोज, कफ निकलना तो चालू होगा, या तो नाक से पानी निकलने लगेगा, गाढ़ा भी निकलेगा पतला भी निकलेगा, तो वो होने लगेगा। और क्या हो सकता है कि आंख के चारों तरफ, नाक के पास, इन सबों के पास जो है ये हो जाए, क्या हो जाता है, साइनस होता है, जिसको पैरानेजल साइनस कहते हैं। तो पैरानेजल साइनस जो होता है वो क्या हो गया, पैरानेजल साइनस जो होता है वो जब साइनोसाइटिस होने लगेगा, अगर हम थोड़ा लंबे समय में ये हमारा थोड़ा क्रॉनिक हो गया, थोड़ा जमाव ज्यादा हो गया, तो हमारा आंख के चारों तरफ दर्द हो जाएगा। आंख के ऊपर एक दबाव पड़े, वो दबाव से क्या होगा कि मेरी पलकें बंद हो जाएंगी, या आंख के अंदर लाली आ जाएगी, सिर दर्द होने लगेगा, पूरा सिर हैवी हो जाएगा, एक पर्टिकुलर जगह पेन नहीं करेगा क्योंकि कफ है। उसके बाद आपको जो है, आपको दांत में ऊपर अपर मैग्जिला में जो साइनस होता है उसमें आके जमा हो जाएगा, वो आपके दांतों में दर्द होने लगे। मसूड़े में दर्द तो स्टोमक से होता है, लेकिन वो सारा पार्ट जो है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, डेंटल सिस्टम है, वो प्रभावित हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसको जब तोड़ना है तो आपको पता चलेगा। अच्छा,
दूसरा क्या है कि ये डिफेंसिव की से कनेक्टेड है। डिफेंसिव की जो है स्किन के ऊपर पोर्स को ओपन करता है और क्लोज करता है, और पसीने को निकाल करके ये टेम्परेचर बैलेंस करता है। तो ये हमारा पसीना ज्यादा निकलने लगेगा। लंग्स कंट्रोल नहीं करेगा तो ओपनिंग हो सकता है ज्यादा हो जाए। दिन में जो है ओपनिंग ज्यादा होगा, गर्मी भी ऊपर से होगी और नीचे से भी मेंटेन नहीं होगा, शरीर के अंदर से निकलेगा। तो ये आपका जो है लंग्स का जो है एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए। ऐसे ही आप समझ जाइएगा कि ये लंग्स का पेशेंट है, भाई साहब कफ निकल रहा है, पूरा हिस्ट्री सुनिए उसका, पता चल जाएगा। अब लंग्स जो है ये इम्यूनिटी को भी मेंटेन करता है। डिफेंसिव की कमजोर हो जाएगा इम्यूनिटी, हर सीजन जब चेंज होगा तो इसका लंग्स अफेक्टेड हो जाएगा। क्यों? एक विंड कोल्ड का अटैक हो जाएगा जाड़ा में, गर्मी में विंड हीट का अटैक हो जाएगा। क्या होगा? तो वो जो है वो इस तरीके से जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इम्यूनिटी पावर भी कमजोर हो जाएगा। जब उसका इम्यूनिटी लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाएगी तो आप अंदाज लगाइए कि कितना सीजन का अंतर पड़ेगा आप तक। हर परिवर्तन एक सीजन में कई बार वातावरण का परिवर्तन होता है, असर हो जाएगा। अगर इंटरनल एटमॉस्फेयर, इंटरनल जो हमारा एनवायरनमेंट है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों के बीच में मैच नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? एलर्जी। आदमी कहता नहीं एलर्जी हो गया, वो एलर्जी यही है, भीतर हमारा गर्म है बाहर ठंडा है, हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए। है ना? तो वो इस तरीके से जो है चलेगा। तो है ना? तो जो है आपको इस तरीके से आप प्रबंध कीजिएगा, समझिएगा। कोई दिक्कत होगी हम लोग इस क्लास को फिर लेंगे, फिर समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्टिव प्रेशर में वो तो पॉइंट पे आप देख लीजिएगा, फोटो तो याद हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। ठीक, आपको एक्टिव प्रेशर का जो है जो ध्यान होता है ना वो दे नहीं पाता है। इसलिए इसको समझने की कोशिश, एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, आई हैव नो प्रॉब्लम। जब कभी भी हो यू कैन रेज वॉइस। उसके बाद आपको जो है स्प्लीन जो है वो क्या है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। LU, SP, H, K और P, ये तीन है, ये पांच है। LU को आपको थोड़ा डिस्कस किया डिटेल में, और भी पढ़ेंगे। SP, स्प्लीन क्या करता है पहले भी बताए थे। स्प्लीन गवर्न करता है, सोर्स है एनर्जी। आप कहिएगा कैसे ये सोर्स हो गया? तो जो फूड हमारे बॉडी में है, तो जो हमारे तो ये जो हमारे बॉडी में जो भोजन बनता है, भोजन का मतलब हम जो लेते हैं मिल इनटेक, वो क्या है? वो माइक्रो पार्टिकल्स है। इसका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये सब हम लेते हैं। अब ये जो है हमारे बॉडी में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, तो आपको मालूम है मुंह से शुरू होता है और राइट फ्रॉम लोअर एब्डोमेन में लोअर ओरिफिस में जाकर ये होता है। ये पूरा एकदम ट्रैक है, पूरा सिस्टम। इस ट्रैक से गुजरते हुए जो हमारा जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं,
उसको आगे हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लंग, हार्ट? हार्ट इज ए एम्परर, हार्ट इज ए किंग विच कंट्रोल्स एवरीथिंग। उसकी नजर में सारी चीजें होती है, क्योंकि नियमतः वो ब्लड को सर्कुलेट करता है, एंड ब्लड इज कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी पार्ट। दैट इज माइक्रो लेवल पे जो फंक्शनल यूनिट है सेल, सेल से कनेक्टेड है। और सेल के अंदर में जो ऑर्गेनेलिज होता है, सेल ऑर्गेनेलिज, उससे कनेक्टेड, माइक्रो लेवल पे कनेक्टेड। तो राजा तो उसी को कहते हैं ना, जो अपने किला के सारे सिस्टम से कनेक्टेड है, और बाहर भी जो उसका सिस्टम है उससे भी कनेक्टेड, उसको प्रोटेक्ट करता है पेरिकार्डियम। तो इसलिए पेरिकार्डियम जो है इज ए कॉल्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला मिनिस्टर है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है राजा। तो पेरिकार्डियम जो है, ऐसे भी हार्ट में झिल्ली है, बाहर का मेम्ब्रेन है जो हार्ट को कवर करता है। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, और उसमें एक कैविटी बनती है, पेरिकार्डियल कैविटी, उसमें होता है आपको पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है ना। और स्प्लीन का काम है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, रॉट करना, ये काम है स्टोमक का, है ना। और आपको लीवर का काम है सभी से कांटेक्ट बना के रखना और जजमेंट देने का, जजमेंट सजेस्ट करता है लीवर, और गॉल ब्लैडर सजेस्ट करता है डिसीजन, व्हाट डिसीजन इज एप्रोप्रिएट इन दिस कनेक्ट। ये लीवर, गॉल ब्लैडर करता है। अगर इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन होने लगे, दिमाग आपका घूमना चाहिए, तो लीवर को देख लेंगे, देख तो नहीं होता है ये कभी, ये तो जानते हैं। तो क्या हो गया, एक्सेस हो गया, क्या इसके अंदर में परिवर्तन आ रहा है, गॉल ब्लैडर में क्या परिवर्तन आ रहा है, डिसीजन और जजमेंट में अगर कहीं आपको असंतुलन दिखाई पड़ रहा है। ठीक उसी तरीके से वाटर बैलेंस करता है किडनी और यूबी। तो ये थोड़ा सा रेफरेंस दे दिया, बाद में भी इसको पढ़ेंगे। तो स्प्लीन क्या करता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से जब रेस्ट फूड स्टफ गुजरता है, तो उससे प्योर और इम्प्योर में ये बंटवारा कर देता है, और प्योर को एब्जॉर्ब कर लेता है और इम्प्योर को ये लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है। तो अगर मान लीजिए कोई आदमी सही और गलत में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है, कौन आदमी उसको चीट कर रहा है, कौन आदमी उसको धोखा देने वाला है, कौन सिचुएशन में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमको क्या राइट है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और लोग को देखिएगा एब्रप्ट कुछ भी बोल, उससे उनको लॉस होता है। तो मतलब है इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, हर एक ऑर्गन का दो गुण होते हैं, एक तो उसका स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर का गुण होता है, और एक उसका मेंटल सिम्टम्स होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मेंटल सिम्टम्स है प्योर इम्प्योर, ये दोनों में डिस्क्रिमिनेट करता है फूड के मामले में, और दिमाग में ये दोनों करता है, राइट एंड रॉन्ग को समझता है। बहुत में अब लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो क्या है, ड्रेन करता है, आपके शरीर के गंदगी को, वेस्ट को बाहर निकालता है। ये इसका फिजिकल क्वालिटी है। लेकिन मेंटल क्या है, आपके अंदर जो ब्रेन कॉन्स्टिपेटेड हो गया है आइडियाज से, उसको भी बाहर। बहुत आदमी एक पुरानी बात को लेकर करके जिंदगी भर लड़ाई करते हैं, वो ट्रेन कर नहीं पाते हैं। समय बदल गया है, फैमिली जो उस जमाने में फैमिली थी वो नहीं है, आज नए विचारधारा के लोग आ गए। फिर भी आपके घर वाले ने ऐसा कहा था, एक दिमाग में तनाव का कभी भी नहीं जाता है, घर में तो खास तौर से उसने ऐसा कहा तो उसने ऐसा कहा। सब आदमी अपने अपने ऑर्गन से गवर्न होते हैं,
कोई एक्सेस कंडीशन है, कोई डिफिशिएंट कंडीशन है, कोई बैलेंस कंडीशन है, तो 10 तरह के विचार तो घर में आएंगे ही आएंगे। अब आज के डेट में न्यूक्लियर विचार है क्योंकि 4 आदमी 3 आदमी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आदमी हो, संयुक्त परिवार, यही कारण टूट गया। दादाजी ने ऐसे कहा, चाचा ने क्यों कहा ऐसा, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो कहेंगे ना। ऑर्गन तो एक है, लेकिन देखिए उनका फंक्शन कितना अलग अलग है। तो इस तरीके से जो है स्प्लीन क्या करता है, वो जो प्योर होता है ना, शोधित जो होता है, वो जाता है स्प्लीन में, और ये स्प्लीन उसको फूड से फूड की बना। अब यहाँ देखिए, तो वो स्प्लीन जो है वो फूड की बनाता है, इसलिए की का सोर्स है। अगर की स्प्लीन जो है अगर डिफिशियंट हो जाए, कमजोर हो जाए, तो सोर्स ही कमजोर हो जाएगा, और सोर्स जब कमजोर हो जाएगा तो फिर बॉडी में जो है वो बहुत सारी चीजें चेंज कर जाएंगी। क्या लगेगी, आपका एक प्रोसेस बताइए, फिजिकल प्रोसेस क्या है? भूख लगना, वो भूख नहीं लगेगा, ठीक है ना। वो जो है वो आपको भूख नहीं लगेगी। एक जो फिजिकल क्रिया है, मेंटल एंड फिजिकल, आपको भूख नहीं लगेगी। और क्या होगा, आपको जो है नॉर्मल कंसिस्टेंट स्टूल नहीं होगा, लूज होने लगेगा। और क्या होगा, पेट नॉर्मल नहीं रहेगा, डिस्टेंशन हो जाएगा, फूल जाएगा। क्यों? पेट से संबंधित फूड, एपेटाइट से संबंधित और स्टूल से संबंधित सब क्यों है? क्योंकि स्प्लीन जो है वो गट का पार्ट आ जाता है, एब्डोमेन का पार्ट है। तो जहां इसके अंदर में जो है सोर्स कमजोर पड़ेगा, सब चीज में सोर्स कमजोर पड़ेगा। खाने के बाद नॉर्मल होता है पेट, आपका पेट जो है वो डिस्टेंटेड हो जाएगा। आपको हमने भेजा भी था, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो लिम्ब होते हैं वो इससे कनेक्ट होते हैं, फेस से कनेक्ट। आपको स्प्लीन में कमजोरी आएगी ना, आपको अपने बदन दबाने का मन करेगा, कोई मालिश कर देता, कोई बदन दबा देता, और घर में ही लड़ाई का एक अलग कारण है। मेल में है तो वाइफ दबाए, और अगर बच्चे को एग्री किया जाए तो किसी को टाइम नहीं है, तो उस समय प्रॉब्लम होता है, तो घर में एक क्लेश हो जाता है। आए होता क्या है, ये स्प्लीन का डिफिशिएंसी, आपका पूरा बॉडी के अंदर में जो है मसल में दर्द होने लगे। मसल इज कनेक्टेड, फेस इज कनेक्टेड टू स्प्लीन, लिम्स, अपर लिम्स और लोअर लिम्स आर कनेक्टेड टू स्प्लीन। आपके पैर में दर्द होने लगेगा। कितना इंपॉर्टेंट काम है, आपको जाने का मन नहीं है। बहुत ठीक है ना। तो ये लिम्ब है, हाथ में मुझे ताकत नहीं है भाई साहब, तो बहुत तकलीफ होने लगेगी, हाथ में भारी चीज नहीं उठा पाएगा, ताकत ही नहीं मिलेगी, लिखने पढ़ने में दिक्कत होने लगेगी अगर ज्यादा डिफिशिएंट होता है। तो ये आपका एक है लिंक के लिए, खाली एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर को लिंक। हम बस बार बार हमारा जो मैसेज है बार बार समझाने का, हालांकि हम भी नहीं बहुत जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लिंक कीजिए, एक दूसरे को लिंक करने से आएगा। आप क्या है, किडनी, किडनी किस चीज का सोर्स है? किडनी तो नीचे का रूट ही है, यीन और यांग और ओरिजिनल की सबका रूट ही। अब बताइए इसमें डिफिशिएंसी होगी तो क्या स्थिति आएगी? तो किडनी की डिफिशिएंसी जहां हुई तो शुरू हो जाएगा बहुत सारी प्रॉब्लम। ये ओरिजिनल की जो है कनेक्टेड है, किडनी इज कनेक्टेड टू प्री नेटल एनर्जी, शुरू में आपको पढ़ाए थे, और पोस्ट नेटल
जब बच्चा जन्म ले लिया, बड़ा हो रहा है, तो उसको पोस्टनेटल एनर्जी की जरूरत होती है, उसमें स्प्लीन एंड स्टमक है। अगर उसमें ये डिफिशियंसी होगी तो वो अलग स्टार्ट हो जाएगा। वो तो अभी आपको मैंने स्प्लीन के बारे में चर्चा की। उसी तरीके से किडनी में होगा तो प्री नेटल कमजोरी आ जाएगी। मतलब जो बच्चा जन्म लेगा उसमें इनहेरिटेड कुछ समथिंग डिफिशियंसी आ जाएगी। उसके बाद क्या है और क्या होगा, आपका प्री नेटल की से कनेक्टेड है तो उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। डिफिशियंसी होने से क्या होगा कि आपका जो मतलब मिस्टर एक्स का जो यूरिनेशन है वो कमजोर हो जाए। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो फ्लो होना चाहिए यूरिन का, ये प्रॉपर फ्लो नहीं होता है। हमारा फ्लो बाइफीड हो जाता है, ट्राइफीड हो जाता है, मेनी बाइफर के बहुत मेनी डिविजन्स हो जाते हैं। तो ये भी होता है, ड्रिबलिंग होने लगता है, यूरिन जो है बूंद बूंद होने लगता है। आई कैन नॉट कंट्रोल आफ्टर यूरिनेशन। इमीडिएटली आफ्टर टू वेकेट द यूरिनरी ब्लैडर हमारा बंद हो जाना चाहिए यूरिन, नहीं, ड्रिप करता है, बुद्ध बुद्ध होने लगता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम आपको आएगा, इनकंटीनेंस ऑफ यूरिन हो जाएगा। यूरिन को आप रोक नहीं पाइएगा, लीक कर जाएगा। अच्छा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। देखिए सब एक ही चीज से कनेक्टेड है। खाली डिफिशियंसी हो जाएगा तो ये सब कंट्रोल खत्म हो जाएगा। किडनी इसको कंट्रोल करती है। और जैसे ही ये किडनी कमजोर हुआ, किडनी कमजोर हुई तो फिर ये आपका जो है ये सारी चीजें बढ़ जाएगी। इसको लिंक कीजिए। इसका एक पार्ट होता है यूरिन, एक पार्ट होता है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। ये दो इसके बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट। ये दोनों पार्ट में गड़बड़ी आ जाएगी। लेडीज के केस में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, ये सारी चीजें उसके अंदर दिखाई पड़ेगी। कमजोर हो गया, कंट्रोल खत्म हो गया, तो सारी चीजें। तो वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये कमजोर हुआ किडनी तो आपका वीक स्ट्रीम यूरिनेशन हो जाएगा, ड्रिबलिंग हो जाएगी आफ्टर यूरिनेशन, इनकंटीनेंस हो जाएगा, लो बैक पेन हो जाएगा, लो बैक हैवीनेस हो जाएगी, लो बैक डिस्ट्रेस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। फीमेल के केस में लिकोरिया हो गया, ये भी एक प्रकार का लीकेज है, ये भी होने लगेगा। तो ये जब दीज आर द थिंग्स, जब आपको इस सब से रिलेटेड आए तो किडनी पर ध्यान देना है। दूसरा जो आपका है वो हार्ट है। हार्ट क्या गवर्न करता है? हार्ट ब्लड को गवर्न, हार्ट जो है वो ब्लड को गवर्न करता है। और ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से अगर नहीं होता है तो ठीक से अगर नहीं होता है तो आप अंदाज लगाइए, ये जो फोन आकर करके ना स्क्रीन को ही तो ये जो है आपका जो है हार्ट जो है अगर गवर्न करता है ब्लड को, और ब्लड ये डिफिशिएंट हो जाएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन वो ठीक नहीं होगा। और जब ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, जैसे पल्पिटेशन का बढ़ना, धड़कन बढ़ जाएगी, कार्डियो अस्थमा हो जाएगा, कार्डियो अस्थमा हो जाएगा यानी मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा। तो और भी कार्डियो वैस्कुलर डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। ब्लड ही रिच नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं होगा ठीक से, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो हार्ट का जो है वो नहीं है तो उसमें कैड बीमारी हो जाएगी जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज करते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज करते हैं।
अगर ये ऊपर ब्रेन में नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन में स्ट्रोक भी हो सकता है, सीजर हो जाएगा। तो बहुत तरह की चीजें, अगर ब्लड को कंट्रोल करने वाला अगर कमजोर हो जाए तो। उसके बाद आपको जो है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम क्या करता है? इट कंट्रोल्स, इट प्रोटेक्ट्स हार्ट। अभी आपको बताए थे, इसको ब्रेन मेरिडियन भी हम कहते हैं। तो ब्रेन में अगर ब्लड का संचार घटता है तो क्या हो जाएगा? अब अंदाज आप लगाइए, ब्रेन की सारी सिम्टम जो है, जो नॉर्मल होती है उसमें सब में कमी आ जाएगी। एक तो सिर दर्द चालू हो जाएगा, खाली खाली लगने लगेगा, पेट वैकेंट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर उसका लो हो जाएगा, पूरे सिर में जो है एक अजीब तरह से हैवीनेस आ जाएगा, चक्कर आने लगेगा। तो इस तरीके से ब्लड का और भी बहुत अनेकों सिम्टम्स है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो इतना ब्रेन का सिम्टम्स आएगा, बहुत सारी बीमारियां आपको दिखाई दे जाएंगी। तो ये एक आपका, ये थोड़ा सा चर्चा किए हैं, हालांकि अगर चर्चा किया जाए तो ये बहुत है, तो लेकिन इतना दिमाग में रखिए और इसको याद कीजिएगा तो आपको बड़ा आगे चल कर करके बड़ा जो है दिखाई पड़ेगा। मैंने आपको बताया था किडनी में जैसे सेक्स और उसका यूरिन से रिलेटेड है, तो न्यूरेसिस, बेड वेटिंग जिसको कहते हैं, रात में यूरिनेट होना बिस्तर पे, यूरिनेशन एट नाइट बहुत ज्यादा होगा। फिर आपको होता है प्री मैच्योर एजैकुलेशंस, ये सेक्स से कनेक्टेड चीज है। सीमेन का डिस्चार्ज होता है, स्पर्मेटोरिया, ये भी स्पर्म से रिलेटेड है, सब उसी से है। यूट्रस को रिलैप्स करना, हालांकि ये सिंक में आता है, लेकिन डिफिशिएंसी भी बहुत लंबे समय तक, क्रॉनिक डिफिशिएंसी है तो यूट्रस प्रोलैप्स कर सकता है। क्रॉनिक वेजाइनल डिस्चार्ज जिसमें लिकोरिया आता है, लीकिंग फ्रॉम दी लोअर ऑर्फिस, लीकिंग होने लगेगी, यूरिन अपने आप होने लगेगा। इवन स्टूल भी जो है ना कंट्रोल नहीं हो सकेगा। स्टूल कहते हैं, स्टूल भी है, और वहां जहाँ यूरेथ्रा है वहीं पर सीमेन पास करने का भी, बाहर आने का रास्ता होता है, वो भी कंट्रोल नहीं हो सकेगा। तो दोनों ओरिफिस जो ऊपर है तो लोअर में ही, और एक है रेक्टम में, तो ये आपको जो है आपका इसका कंट्रोल जो है डिस्टर्ब हो जाए। अब जैसे इसको भी आप समझ गए होंगे, सेकेंड स्टेज में हम लोग पढ़ रहे थे डिफिशिएंसी ऑफ टी, हो गया। थोड़ा जानकारी आपको दी। अगर हम सिंकिंग पढ़ते हैं तो सिंक कहने का मतलब है, आपने बताया था ना कि सी और डी से दोनों बराबर हो गया तो वो तो बैलेंस हो गया, थोड़ा कम हो गया तो वो आपको जो है डिफिशिएंसी हो गया, उससे कम हुआ तो सिंक कहलाएगा, मतलब 60-65% सिंक कहलाएगा। सिंक जब होगा तो गुण जो है वो डिफिशिएंसी से होगा, उसी का एक्यूटनेस दिखाई पड़ेगा या उससे थोड़ा आगे बढ़ के दिखाई। जैसे देखिए आपने उसमें टाइटनेस पढ़ा था, इसमें भी टाइटनेस होता है, मेंटल केस आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। जैसे आपने पढ़ा था ना कि अगर आपका जो है पेरिकार्डियम, अगर आपका ये हो जाए, डिफिशिएंट हो जाए तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, चक्कर आने लगेगा, ब्रेन मेरिडियन है। उसी तरीके से आपको जो है प्रॉब्लम ब्रेन से कनेक्टेड आ जाएगा, मेंटल डिप्रेशन। उसके बाद क्या आ जाएगा? प्रोलैप्स इसमें तो शुरू हो जाएगा। प्रोलैप्स जो है वो स्टमक का भी हो जाएगा, एनस का भी हो जाएगा, वेजाइना का भी, यूरिनरी ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन का हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का हो जाएगा, इस सब का, यूट्रस का हो जाएगा। अब हम लोग पाइल्स का इलाज करते हैं, लेकिन पाइल्स के बारे में पता चल जाए कि हेमरोइड्स, पाइल्स, ये जो है ये सिंक है, तो अगर सिंक को रेज कर दीजिएगा तो ऐसे भी आराम हो जाएगा।
वेरिकोज वेन, या और भी है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन कंट्रोल ही नहीं हो रहा है तो सिंक कर रहा है। अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, हम फ्रीक्वेंट तो हो रहा है, 10 बार हो रहा है, लेकिन 10 बार ऐसा लग रहा है कि हमको जाना ही जाना पड़ेगा, एकदम काम छोड़कर जाना है, ठीक है ना। ऐसा भी लग रहा है कि हमारा भीतर का ऑर्गन नीचे की ओर जा रहा है। ब्रीदिंग डाउन मतलब बियरिंग डाउन सेंसेशंस, ठीक है ना। सेंसेशन, ये जो सिंकिंग होता है ये 2 ऑर्गन पे असर होता है। डिफिशियंसी हमने बता दिया था कि लीवर में नहीं होता है, बाकी में होता है। 6 में लीवर में नहीं होता है, बाकी में होता है। उसी तरीके से सिंक जो है वो 2 ऑर्गन में होता है, स्प्लीन में होता है और किडनी में होता है। तो अगर किडनी में आपको हो रहा है सिंक, अगर हो रहा है एनर्जी, तो वो सारी चीजें आपको हमने बता दी कि आपको यूरिनरी सिम्टम्स आ जाएंगे, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाएगा, एक्सेस यूरिनेशन हो जाएगा, वीक स्ट्रीम हो जाएगा, इनकंटिनेंस हो जाएगा, ल्यूरेसिस हो जाएगा, ट्रिबलिंग हो जाएगा, यूरिनेशन एट नाइट हो जाएगा। ये सब सारा जो है वो किडनी का सिंकिंग है सिस्टम से। और इसका जो सेक्सुअल सिम्टम्स है, यानी लोअर एब्डोमिनल, गायनी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसको नॉक्टर्नल इमेशन कहेंगे। बहुत लोगों का होता है विदाउट ड्रीम, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन कहेंगे, स्पर्मेटोरिया कहेंगे। ये सब बीमारियां फीमेल में जो है यूट्रस प्रोलैप्स हो जाएगा, यूपोरिया है, क्रॉनिक वेजाइनल डिस्चार्ज है। ये सब सारी चीजें जो है वो फीमेल में आएगा। अगर उसको हम लोग स्टडी करेंगे तब इन सबसे रिलेटेड, जब हम लोग स्टडी करेंगे डिजीज, एक एक डिजीज को, कुछ जो इम्पोर्टेंट डिजीज जो अभी सोशल ओरिएंटेशन में हमारे सामने आते हैं मोस्टली, वो सब डिजीज जैसे हो सकता है 25-30 की संख्या में हो, 40 आपको, तो उसको भी आपको पढ़ना है। अगर पैरालिसिस है, पैरालिसिस के केस बहुत आते हैं, तो पैरालिसिस क्या है वो तो हम जानते हैं, थोड़ा घर पे भी देखते हैं, आज भी, लेकिन हमको उस रीजन को जानना है आखिर ये कैसे होता है, क्वाड्रिप्लेजिया कैसे होता है, हेमीप्लेजिया कैसे होता है, मोनोप्लेजिया कैसे होता है, फेशियल पैरालिसिस कैसे होता है। ये सब सारी चीजों को थोड़ा समझा। हमारे अंदर में फिक्स आता है, वो फिक्स कैसे आता है, सीजर किसको कहते हैं, तो सीजर कैसे आता है। तो ये सबको थोड़ा समझने से आपको जो है ना और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो इस तरीके से ये किडनी सिंक का कारण जो है आपको सेक्स डिसऑर्डर जो है आपको पता चला। ये क्या होता है कि अगर आप उसको देखिए, अगर जो है वाटर रिटेंशन होता है ड्यू टू किडनी यांग डिफिशिएंसी। किडनी आपको ये मालूम है कि किडनी में इन और यांग दोनों होता है, तो किडनी में जो है वो यांग डिफिशिएंसी जब होगा तो वाटर रिटेंशन होगा, तो पानी जो है वो उसमें इन्फेक्शन भी होगा और उसमें यूटीआई भी होगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, है ना। तो इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको जानकारी दे रहे हैं सर कि आप इसको थोड़ा जान जाइए, ठीक है ना। उसके बाद जो है बीमारियां जो है, तो ऐसे तो कई हैं और कई बीमारियों को हम लोग पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए सेकंड जो है सिंक के बाद कोलैप्स कर जाती, सिंक के बाद अगर वो कोलैप्स करेगी तो आप समझिए कि कोलैप्स में क्या होता है कि वो दोनों जो है हिस्से
तो ताव बना हुआ है तो ताव टूटता है, यानी yin और yang में जो रिश्ते बने हुए हैं, जो बैलेंस ये लोग अचीव करते हैं स्ट्रगल करके, वो टूटने लगता है। तो उस समय जो है या तो यांग अगर बढ़ जाएगा और yin खत्म हो जाएगा तो डेथ हो जाएगा, और yin अगर बढ़ जाएगा और यांग खत्म हो जाएगा तब डेथ हो जाएगा। yin अगर बढ़ता है तो ठंडापन बढ़ जाएगा, और यांग अगर बढ़ता है तो शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी। और अगर yin जो है कम होता जाता है और यांग बढ़ता जाता है, उस हालात में इसको एम्प्टी हीट कहते हैं। इसमें जो हीट पैदा होगी उसको एम्प्टी हीट कहते हैं। वो हीट ओरिजिनल हीट फुल हीट नहीं कहलाएगा। फुल हीट उसको कहते हैं जबकि आपका इन घट रहा है, यांग बढ़ रहा है, इसको फुल हीट कहेंगे। लेकिन इन घट रहा है, इन जो है वो घट रहा है और यांग बढ़ रहा है, तो वो स्थिति इसमें क्या होती है, वो उसको एम्प्टी हीट कहते हैं। और एक होता है कि यांग घटने से ठंड बढ़ती, तो वो एम्प्टी कोल्ड कहलाए। ऐसे इन अगर बढ़ रहा है तो वो ठंड जो है कोल्ड कहलाए। और इस पर भी रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं तो हम लोग करें। तो जैसे मान लीजिए कोलैप्स अगर की हो रहा है तो उस समय स्वेटिंग बहुत होगा। तो स्वेटिंग में इट इज इमरजेंसी कंडीशन, अभी आपको मैंने कहा ना, ये इमरजेंसी कंडीशन। और इस कंडीशन में क्या होता है कि हर हालत में स्वेट को रोकना है। पेशेंट को आप ठंडा में, कूलर में, फैन में, एसी में इसको रखना पड़ेगा ताकि इसकी स्वेट रुके। अगर स्वेट नहीं रुकेगी तो ब्लड की कमी हो जाएगी, और ब्लड की कमी होती जाएगी, बॉडी फ्लूइड की कमी होगी, तो फिर बॉडी फ्लूइड की कमी होगी तो बॉडी फ्लूइड जो होता है इन होता है, इन एनर्जी की कमी होगी तो की कमी होगी, तो सारा जो है वो एक चेन है, चेन में कमी आने लगी, है ना। तो ये आपको समझना है, लिखना है। अगर मान लीजिए आपको जो है अगर O2 की कमी हो जाए, O2 की कमी अगर होती है आपको, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो है लिप नीला पड़ने लगे, जिसको साइनसिस कहते हैं। पेट तेज हो जाएगा, कोमा की स्थिति भी आ सकती है, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, धड़कन बढ़ जाएगा, सांस कमजोर हो जाएगी, जीभ बहुत छोटी हो जाएगी, बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये थोड़ी जानकारी आपको हमने आज दिया है। कल जो है इसको हम लोग थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे और कल इस पर विशेष चर्चा करेंगे।